ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ सेक्शन बी. ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 21 to 26 विल बी सेक्शन बी, जहां पे यू हैव टू राइट डाउन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑफ देम आर ऑफ 2 marks. ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे. सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, लिस्ट 2 एग्जांपल्स. ठीक है, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था मोनो एटॉमिक, तो नाम क्या बता रहा है, जहां पे सिर्फ एक एटम हो. डाई एटॉमिक, जहां पर एक जो आयन है या कोई भी एलिमेंट है वो कैसे बन रहा हो, या कोई कंपाउंड है वो कैसे बन रहा हो, 2 एटम से. देन ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, जहां पर 3 से ज्यादा होते हैं उनको पॉली एटॉमिक कहना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पर एटम्स नहीं बोल रहे, एलिमेंट्स नहीं बोल रहे, कंपाउंड्स नहीं बोल रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट पॉली एटॉमिक आयंस. तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये आयंस बोल रहे हैं. ठीक है, अब आप देख सकते हो H2SO4, ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक कंपाउंड हो गया, हमारे पास एसिड है. राइट, अब इसमें देखो ये इसको तोड़ूंगी कैसे, अगर मुझे याद नहीं आ रहा पॉली एटॉमिक आयंस कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, तो याद करो कैसे इसको तोड़ेंगे. इसका मतलब क्या है कि ये 2H+ आयंस हैं और ये SO4 2 नेगेटिव, हमारा क्या हो गया, पॉली एटॉमिक आयन. राइट, देखो H3PO4, इसको कैसे तोड़ेंगे, ये हो गए 3H+ आयंस और PO4 3 नेगेटिव, हमारे पास आयन हो गया. क्लियर, HN4, अब देखो यहां पर अमोनियम आयन बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव. राइट, सो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो. HNO3, यहां पर बन जाएगा NO3 नेगेटिव. राइट, इसमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो. सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, अमोनियम आयन हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड का आयन हो गया. राइट, सो इसमें आप कोई भी एनी 2 एग्जाम्पल्स यू कैन राइट डाउन, ठीक होगा. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन. ओके, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं पूछे, यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछे, तो आपको बोलना होगा, डिफाइन करना होगा दैट अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस. क्लियर, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, अब ये पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा है क्या, पहले तो इसको समझते हैं. ठीक है, वो समझना भी बहुत जरूरी है. दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू. कैसे, प्लांट टिश्यू में मेनली क्लासिफाइड होता है किसमें, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो सिंपल है, हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, जो एपिकल पे प्रेजेंट होता है, शूट टिप पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर इंटर कैलरी, जो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड देन लेटरल मेरिस्टेम, जो गर्थ में मतलब यहां पर प्रेजेंट होता है. राइट, स्टेम की साइड्स में प्रेजेंट होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है. इंटरकैलरी नोड्स के सेंटर पे, जहां से स्टेम अराइज होती है, वहां पर प्रेजेंट होगा. बेसिकली जहां पर भी ग्रोथ चाहिए वहां पर प्रेजेंट है. क्यों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. परमानेंट, परमानेंट टिश्यू में आप देखोगे सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब एक टाइप का सेल, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं क्या, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा. जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसमें था कि जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्टनेस जो प्लांट में आती है वो किसकी वजह से आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमारे पास क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम फ्लोएम का फर्दर क्लासिफिकेशन आगे क्वेश्चंस आएंगे तो तब करेंगे. फिलहाल वी हैव टू फोकस ऑन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो अभी तक हमें क्या क्लियर हुआ, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा आर द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू. दे आर बेसिकली सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू. समझ आया, इतना क्लियर हुआ. ठीक है, तो अब हम
पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जो मेन क्वेश्चन है उस पर आते हैं। पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट, सेल्स आर थिन वॉल्ड। ठीक है, एंड दे आर अनस्पेशलाइज्ड। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिटरमाइंड नहीं है। सेकेंड सेल, द सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड, लिग्निन प्रेजेंट होता है। देन कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, टिश्यूज, सॉरी, पैरेन्काइमा में सेकेंड पॉइंट, दीज आर लिविंग सेल्स। These are dead cells. तो tissues are made up of dead cells. थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, बेसिकली पैरेन्काइमा में क्या स्टोर होता है? दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन स्टेम्स एंड रूट। इसके थर्ड पॉइंट में क्या होगा? नो, यहाँ पर ऐसा, क्योंकि लिग्निफाइड है, स्टोर तो कुछ हो नहीं सकता। लिग्निफाइड है तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। Cells are usually loosely packed with large intercellular spaces. With large intercellular spaces. यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब सेल और सेल के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। ठीक है, वैसे तो 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो इतना बहुत होगा, राइट? लेकिन अगर आपको और भी पूछा जाए देन इन दैट केस, ठीक है, इसके डायग्राम्स आप बना सकते हो। कुछ और ना समझ में आ रहा हो तो डायग्राम्स भी बना सकते हो। लेबल, अगर डायग्राम बनाओगे तो थोड़ी सी लेबलिंग भी कर देना, क्योंकि वैक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। तो ये डार्क जो मैंने पार्ट बनाया है यही बेचारा साइटोप्लाज्म है। ये हो गया आपका मिडिल लेमिना, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस एम्प्टी स्पेस इज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। क्लियर? और यहाँ पर ये जो स्पेसेस दिख रही हैं, दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। और स्क्लेरेन्काइमा में एक सिकल शेल बनाओ, ठीक है, फिर यहाँ पर इसको डबल कर दो, ये लिग्निफाइड आपकी सेल वॉल हो गई, एंड दिस इज नैरो ल्यूमेन। ये हो गया आपका स्क्लेरेन्काइमा। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? व्हाट हैपेंड टू अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर? पहले ये वाला पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बाद में आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? प्लाज्मोलाइसिस में जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, अगर आप देखो प्रोटोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लास्ट में आपका हो गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, दिस इज प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म में क्या है? ओनली साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स, जो फ्लूइड पार्ट है सब कुछ, लेकिन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस काउंट नहीं होता। तो व्हाट कैन आई से दैट cytoplasm is a protoplasm enclosed by the plasma membrane of the cell excluding nucleus। ठीक है, और अगर कोई आपसे प्रोकैरियोट्स में पूछने लगे तो इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म is the protoplasm that is enclosed by the plasma membrane of cell excluding the nucleus in the eukaryotic cell। और जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही रैंडम पड़ा हुआ होता है, तो एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स या फिर एक्सक्लूडिंग जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल।
Then if we talk about protoplasm, then protoplasm is the colorless material comprising the living part of the cell, including the cytoplasm, nucleus, nucleolus and other organelles as well. क्योंकि cytoplasm में organelles भी add होते हैं तो वहीं पर वो मतलब भी बन जाता है. ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है. बेसिकली यहां पर ऑस्मोसिस का वर्क होता है. जैसे ऑस्मोसिस में क्या होगा, हमारे पास सेल के अंदर का एक सॉल्यूशन है, सेल के अंदर का एक एनवायरनमेंट है, इसको मैंने मान लिया सॉल्यूशन ए, और बाहर मैंने इसको एक सॉल्यूशन, बाहर के सराउंडिंग्स में हमारे पास है सॉल्यूशन बी. ठीक है, अब सॉल्यूशन भी क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट ज्यादा है ना, और वाटर कम है, इसका मतलब होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक, सॉल्यूशन ए में क्या है, ये इस ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आ गए दूसरे सेल के अंदर देखते हैं, तो सेल क्या है, एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन दैट इज इन द सराउंडिंग, ये हो गया हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ कि यहां पर सॉल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है. अब बताओ क्या होगा, वाटर क्योंकि ये लिविंग मेम्ब्रेन है, माइग्रेट नहीं कर सकता, डिफ्यूज आउट नहीं हो सकता, लेकिन वाटर के लिए ये कंप्लीटली परमिएबल है मेम्ब्रेन. वाटर विल मूव फ्रॉम its high concentration, water की concentration to a lower concentration zone of water. ठीक है, so water will move out of the cell. 90% सेल के अंदर वाटर होता है, अगर वाटर ही बाहर चला गया तो सेल क्या कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा. समझ आया? so that is why shrinkage of protoplast from the cell wall in the presence of, मतलब आसपास अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वाटर बाहर चला जाएगा, और इस वाटर के बाहर जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस. सो आई एम अगेन रिपीटिंग दैट shrinkage of protoplast from the cell wall in the presence of hypertonic solution due to exoosmosis is known as plasmolysis. ठीक है, अब when the plasmolyzed cell, अब ये जो plasmolyzed cell है, it is placed in the water. The concentration of water outside medium is more than the concentration of water inside the cell. Hence, the water moves inside the cell, leading to its swelling. अब ये जो श्रिंक्ड सेल है, इसका प्रॉब्लम क्या था कि इसके पास पानी की कमी हो चुकी थी, राइट. अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, अब मैंने आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही प्रोवाइड कर दिया, बहुत सारा पानी, तो भाई पानी की कमी तो अब बाहर नहीं है, इसका मतलब द आउटर इन्वायरमेंट इज नाउ, अब यहां पर देखो इनसाइड सेल वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सारा पानी बाहर आ चुका, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, अब एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट, अब ये हो गया है हाइपरटोनिक. और आउटसाइड सेल अगर आप देखते हो तो आउटसाइड सेल तो सिर्फ और सिर्फ वाटर, तो ऑब्वियसली वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही हो गया. ठीक है, तो आउटसाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन हम देख रहे हैं वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया है. तो व्हाट विल हैपन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का होगा एंडोऑस्मोसिस, और जिसकी वजह से सेल फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, सेल विल स्वेल अप. समझ आ गया, क्लियर हो गया. हमने दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, और अगर इस प्लाज्मोलाइज सेल को हमने वाटर में रखा तो क्या होगा, वापस से पानी, मतलब रिवर्स हो जाएगा स्टेप, वापस से पानी सेल के अंदर चला जाएगा और सेल स्वेल्ड अप हो जाएगा. क्लियर. चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री. वॉलेंट्री जो आपकी मर्जी से होता है, इनवॉलेंट्री जो आपकी मर्जी से नहीं होता है. सो जंपिंग ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग अपनी मर्जी से जंप करता है तो ये क्या हो गया, वॉलेंट्री. पंपिंग ऑफ हार्ट, मेरी मर्जी से ना हार्ट शुरू हुआ था ना मेरी मर्जी से रुकेगा, सो इट इज इनवॉलेंट्री एक्शन. राइटिंग विद द हैंड, जब मैं चाहूंगी मैं ऑब्वियसली अपने हाथों से लिख सकती हूँ, तो वॉलेंट्री. मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन, इस मूवमेंट का एक नाम भी है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो इट इज इनवॉलेंट्री. ठीक है,
सो हमारे पास जंपिंग ऑफ फ्रॉग एंड राइटिंग विद हैंड हो गए वॉलेंट्री, whereas pumping of heart and movement of chocolate in your intestine या फिर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अगर आप देखोगे, दिस इज इनवॉलेंट्री एक्शन. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवमेंट? दैट इज, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. ओके, so now the next question we have is, a man pushes 4 boxes of different masses, mass 1, mass 2, mass 3, mass 4. The table shows the acceleration produced by each box during the push. ठीक है, इतना acceleration आया है हमारे पास. ठीक है, what amount of force does the man exert on each box? Is the force acting on each box unbalanced? Explain our answer. ठीक है, so force निकालने के लिए the formula we have is F is equals to ma. ठीक है, यहां पर 10 into 200, then 20 into 100, then 40 into 50, then 80 into 25. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक में क्या होगा, 2000 न्यूटन ऑफ फोर्स आ रहा है. अब किसी एक का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन. ठीक है, मास हमारे पास है 20 kgs का, इसका एक्सेलरेशन क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अबाउट द अनबैलेंस्ड फोर्स. मोशन कब आएगा, मोशन जब आता है, या एक्सेलरेशन कब होता है, जब यहां पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स हो. हमने डायरेक्शन देखा, फॉर सपोज हमने मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है, यहां पर इस पर 2000 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया तो एक्सेलरेशन, हमें मोशन मिल गया, राइट. लेकिन इस फोर्स को काउंटर करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं टू बैलेंस इट, राइट. सो अगर मोशन कॉज हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जरूरी होगा. सो वही हमें एक्सप्लेन करना है, दैट to have unbalanced forces means the force applied in the one direction is greater than the force applied in the other direction. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं 2 kgs का बॉक्स लेती हूँ, इधर से मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, यहां पर है लेट्स से 2 न्यूटन का फोर्स. ठीक है, तो F नेट निकालते हैं, क्या होगा, राइट. F1 प्लस F2 वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, F1 है 10 न्यूटन, अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना होगा. सो प्लस माइनस 2 न्यूटन. ठीक है, सो 10 प्लस माइनस 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 2 न्यूटन, दैट इज 8 न्यूटन पॉजिटिव आया है. इसका मतलब जो मेरा फोर्स लगेगा अल्टीमेटली वो 8 न्यूटन लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज शोइंग द मैक्सिमम क्वांटिटी, जो बिगर क्वांटिटी है, राइट. सो टू हैव अनबैलेंस्ड फोर्सेस मींस दैट द फोर्स अप्लाइड इन वन डायरेक्शन इज ग्रेटर, ठीक है, देन द फोर्स अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हेन दीज अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अगर यहां पर देखो, दूसरा केस देखते हैं, अगेन हमारे पास 2 kgs का बॉक्स है, यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स, यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स है. फिर से लेकर आते हैं, F नेट इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, राइट. सो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन दैट इज 0 न्यूटन. इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया. सो ये फोर्सेस कैसे हो गए, बैलेंस फोर्सेस हो गए. जब कोई फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, बॉक्स विल बी एट द रेस्ट. यहां पर हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस है, तो एक नेट फोर्स निकल के आ रहा है. फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, सो देयर इज अ चेंज इन द स्पीड, और जब स्पीड चेंज होगा तो जिसकी वजह से पाथ कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा. क्लियर हुआ? Here we can say that the force acting on each of these different examples, different boxes is unbalanced as acceleration is produced in each case and each box gets pushed. ठीक है, तो सब में मोशन होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट क्या ये पाथ यूनिफॉर्म मोशन है. तो एक तो ग्राफ देखते ही हमें समझ जाना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो.
लेकिन फिर भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। केस 1, ठीक है, v इज इक्वल्स टू, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मेरा स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर, टाइम हो गया 5, ये हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। सो पहला वाला केस हो गया, यहां पर स्पीड है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। चलो दूसरा केस लेते हैं, 10 एंड 15, तो ये v1 हो गया, v2 क्या है, डिस्टेंस 15, 10, टाइम हो गया 10, करेक्ट, दिस इज 3/2 इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड चेंज हो गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। देन 15 एंड 20/15, 4/3, ये हो गया 1.33 मीटर पर सेकेंड। देन 20/30, 30/20, यहां पर देखो 3/2 हो गया, दैट इज अगेन 1.5 मीटर पर सेकेंड। So no, the car did not travel with the uniform motion. This is because the car moved with the different speed between 10 kilometer to 20 kilometer in its way. The speed distance upon time up to 10 kilometer was 10 kilometer. I'm sorry, मैंने units अलग ले लिए, 10 kilometer per minute, right? Then it's traveled from 1 kilometer per minute until reach 20 kilometer. सो यहाँ पर सिंस आप देख सकते हो मेरा स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो द कार ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन एज इट ट्रेवल्ड विद डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल हाउ डज द यूज ऑफ सेफ्टी बेल्ट प्रिवेंट्स द एक्सीडेंट? To show that the body remains rest unless acted upon by an unbalanced force, mention one situation. तो ये क्वेश्चन का पार्ट अलग है, ठीक है, दिस क्वेश्चन का अलग पार्ट है, दोनों को एक चीज मत समझना, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा फिर। सो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्ट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस रिगार्डिंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज रिगार्डिंग द इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दैट व्हेन द कार, अगर कार किसी वजह से अचानक रुकती है, लाइक सडनली स्टॉप कर जाती है, क्रैश कर जाती है, एब्रप्टली स्टॉप होती है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मोशन कार तो एकदम से रुक गई, राइट, लेकिन द पर्सन हु इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द कार, द पर्सन हु इज सिटिंग इन द कार, वहां पर क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज बॉडी को तो लग रहा था कि बॉडी मोशन में है, बॉडी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, तो द पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार विल बी पुश्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टीयरिंग, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डैमेज हो सकता है। क्लियर? टू प्रिवेंट द अबव एक्सीडेंट, जो भी हमने एक्सप्लेन किया, द सीट बेल्ट इज मस्ट, जो उसको जो फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाला उसको कंट्रोल में रखेगी, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट अगर हम समझते हैं कि टू शो दैट बॉडी रिमेन्स रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन द अनबैलेंस फोर्स, मेंशन वन सिचुएशन। जैसे बाइसिकलिंग में हम देखते, जब तक हम अपने पैरों से पेडलिंग कर रहे हैं, एक अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तब तक वो मोशन में रहती है। जैसे ही हमने पेडल करना बंद कर दिया, वो धीरे 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 बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन स्पीड कम हो जाएगी। इफ यू वांट टू बी इन द मोशन, यू हैव टू अगेन अप्लाई दैट अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। सो वही समझाना है, दैट एन एग्जाम्पल टू शो दैट द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एनी अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब कोई चीज अगर रेस्ट पे है और मुझे उसको मोशन में लेकर आना है, तो उसको मोशन में लाने के लिए मुझे उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स करना होगा। एग्जाम्पल क्या है, बाइसिकलिंग, we have to pedal continuously so to keep this bicycle in the motion। अगर हमने पेडल करना रोक दिया तो थोड़ी देर तक वो चल सकती है, बट उसके बाद अल्टीमेटली इट विल कम एट दी रेस्ट। समझ आया? The graph below shows two crops yields, plot A and plot B, that have been treated by manures and chemicals, fertilizers respectively, keeping other environmental forces the same, ठीक है। सो प्लॉट बी अगर आप देखोगे तो एकदम से जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, फिर डाउनफॉल आया है, ठीक है। प्लॉट ए में आप देखोगे तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, डाउनफॉल है, फिर दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज हमको दिख रहा है। सो why does plot B show sudden increase and then gradual decrease in the yield? इसका
रीजन क्या है कि जब हम एडिशनली केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आपने एकदम से एनपीके दिया होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम दिया होगा, तो एकदम से अवेलेबिलिटी की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई होगी, लेकिन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? जब तक आप देते रहोगे तब तक जो सॉइल की फर्टिलिटी वो इंक्रीज रहेगी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, अपने आप को रिसाइकल करने की पावर नहीं, जो यूज अप हो गया ये हो गया। लेकिन प्लॉट ए में अगर आपने मेन्योर सप्लाई किया है, सो मेन्योर क्या करता है, मेन्योर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, जो धीरे धीरे जो माइक्रोब्स होते हैं, ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन धीरे धीरे माइक्रोब्स जो है उसको वो डिकम्पोज करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी एंड ये अपने आप को रिसाइकल भी समान होता रहेगा। सो दिस मेन्योर एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी ग्रेजुअली। बी पार्ट का क्वेश्चन है, समझ आया, क्लियर हो गया? देन हमारे पास यहां से सेक्शन सी शुरू हो रहा है, विच विल स्टार्ट सून। ओके,